अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट्स पढ़ा था कि आप खुद से ग्रेडियंट कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करके ग्रेडियंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस लेक्चर में हम बॉर्डर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बटन के पास यहाँ पे बॉर्डर्स है और ये यहाँ पे ब्राउज़र की तरफ से और सीएसएस खुद से बटन पे लगा रहा है। पर अगर हमें अपने हिसाब से बॉर्डर्स लगाने हो, चाहे वो किसी भी एलिमेंट पे हो, तो इसके लिए हमें बॉर्डर और आउटलाइन जैसा प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। तो इसके लिए चले जाते हैं कोड की तरफ और यहाँ पे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में हमने एक कंटेनर उठाया और वैसे तो डिव के पास कोई हाइट नहीं होती खुद की, हमने इसमें कंटेंट इंसर्ट कर लिया ताकि डिव हाइट ले सके। और इसके बाद स्टाइल शीट की तरफ आ जाएंगे और ये जो पुराना कंटेंट है इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम डिव को टारगेट करते हैं और इसे कह रहे होंगे यहाँ पे कि डिव आप बॉर्डर ले लें 10 px के सॉलिड स्टाइल के साथ और रेड कलर का। अब यहाँ पे ओवरऑल हम शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मीन्स कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल लाइन में लिखते हो, इसे शॉर्ट हैंड कहा जाता है। आप शॉर्ट करके लिखते हो और इसमें सबसे पहले आ जाएगा विड्थ, फिर आ जाएगा यहाँ पे स्टाइल, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा कलर। तो ये तीन किस्म के यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो बॉर्डर एक्सेप्ट कर रहा होता और इन्हीं पोजीशन पे ही आपको वैल्यूज़ देने होंगे। विड्थ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, स्टाइल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और कलर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं विड्थ लिखता हूँ 10 px और डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल्स में से मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे सॉलिड और कलर में यहाँ पे रख लेता हूँ रेड। तो यहाँ पे डिव को 10 पिक्सल्स के बॉर्डर मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वाले बॉर्डर्स के स्टाइल नहीं पसंद तो सॉलिड की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉटेड। तो यहाँ पे डॉटेड स्टाइल आ जाएगा और यहाँ पे होता है डैश्ड, तो यहाँ पे डैश स्टाइल आ जाएगा। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं रहते मेरी तरह तो आप यहाँ पे लिख ले बॉर्डर स्टाइल और सिर्फ आप यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो सारे रिलेटेड वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे। ये स्टाइल्स कौन से टाइप के वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिच सेलेक्ट कर लिया। तब इसका रिजल्ट देखने के लिए वापस वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो डिव को यहाँ पे रिच टाइप और जो 3D टाइप कुछ बॉर्डर्स है वो मिल रहे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इस वैल्यू को हटा के कंट्रोल स्पेस प्रेस कर ले। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ है, जो भी वैल्यू आपको ठीक लगे सिंपल आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपको रिजल्ट देखना है, पसंद आती है तो आप उस वैल्यू के साथ जा सकते हैं। ज़्यादातर डेवलपर्स पसंद करते हैं शॉर्ट हैंड जैसे प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ एक सिंगल लाइन में लिख रहे होते, पर इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे बॉर्डर का विड्थ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं विड्थ 10 px और फिर नेक्स्ट लाइन में स्टाइल आ जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे स्टाइल आ रहा है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर कलर और कलर हम यहाँ पे रेड सेट करते। तो ये जो 3 लाइन्स हमने लिखे हैं और यहाँ पे जो 1 लाइन लिखा है, इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम रहेगा। फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड को कमेंट करते, कमेंट करने के बाद रिजल्ट अब भी हमें वही सेम दिख रहा होगा, पर आप यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पे डैश था तो यहाँ पे हम डैश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हर एक साइड से बॉर्डर्स अलग अलग अप्लाई करने हो तो इसके लिए हम सबसे पहले ये 3 जो वैल्यूज़ है इन्हें कमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर, जैसे कि मुझे टॉप के बॉर्डर्स चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे टॉप और यहाँ पे देखा जाए तो देखो कलर, विड्थ और स्टाइल, ये 3 चीज़ें हम अलग अलग भी बता सकते हैं, पर हम शॉर्ट हैंड को प्रेफर करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ का चूज़ करके यहाँ पे सबसे पहले विड्थ दूंगा जैसे कि 10 px, उसके बाद स्टाइल देंगे जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रूव और लास्ट हम यहाँ पे कलर दे देते हैं इसे रेड। इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर टॉप पे अप्लाई हो जाएगा इस डिव का, तो हमें टॉप बॉर्डर दिख रहा होगा। सेम इसी तरह इसका डुप्लीकेट निकाल के और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ राइट और राइट का यहाँ पे जो कलर है वो हम चेंज करते, जैसे कि मल्टी कलर हमने चूज़ कर लिया। अब राइट पे भी आपको बॉर्डर दिखेगा और यहाँ पे ग्रूव की जगह पे हम डैश्ड लिख सकते हैं, मतलब कुछ और बॉर्डर्स के स्टाइल दे सकते हैं। सेम इसी तरह इसका डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे लिखेंगे बॉटम। बॉटम लिखने के बाद मान लें यहाँ पे मैं 20 px का बॉटम बॉर्डर सेट करता हूँ और डैश की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं डबल और लास्ट बॉर्डर जो कि लेफ़्ट के लिए रहेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट और यहाँ पे लिखते हैं 5 px और इसके बाद डबल की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं सॉलिड और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें कलर चेंज करना है। तो एक जगह पे यहाँ पे ब्लू कलर चूज़ करते, दूसरे जगह पे यहाँ पे सिलेक्शन करके पिंक टाइप कुछ कलर सेलेक्ट करते हैं। वापस वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो हर एक एंगल से हमें अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स मिल जाएंगे। तो एक सिंगल एंगल पे जब भी हमें बॉर्डर अप्लाई करने हो, वैसे इस तरह का कॉम्प्लेक्स बॉर्डर शायद ही कोई अप्लाई करता होगा अपने
एलिमेंट्स के लिए। पर अगर हम सिर्फ एक सिंगल एंगल के लिए बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्हें कमेंट कर लेता हूँ, ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ पे भी शॉर्ट एंड होता है, जैसे कि विड्थ, जो बॉर्डर विड्थ हम लिख रहे हैं और 10 px लिख रहे हैं, ये 10 px 4 अलग अलग साइडों का होता, टॉप का होता है, राइट का होता है, बॉटम का होता है, लेफ्ट का होता है। तो हम इसे शॉर्ट एंड कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम हर एक एंगल को 10 px का ही आपने विड्थ देना है बॉर्डर का। पर इसी लाइन में हम हर एक साइड को अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं, अलग अलग विड्थ भी दे सकते हैं। जैसे कि ये 10 px, उसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पे लिखा 20 px, फिर लिखते हैं 30 px, फिर इसके बाद लिखते हैं 40 px। अब यहाँ पे ये 4 वैल्यूज़ का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया जाता ये साइड्स को याद रखने के लिए, जिसे कहा जाता है टर्बल। टर्बल मतलब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू शॉर्ट हैंड में जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये फर्स्ट वैल्यू हमेशा टॉप का होता है, सेकेंड वैल्यू राइट का होगा और थर्ड वैल्यू बॉटम का होगा और लास्ट वैल्यू लेफ्ट का होगा। अब वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो हर एक साइड से आपको अलग अलग साइजेस के बॉर्डर्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉलिड, तो स्टाइल यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। फिलहाल हर एक साइड से स्टाइल भी यहाँ पे सॉलिड अप्लाई हो रहा है, तो मान लें मैं यहाँ पे सॉलिड की जगह पे डैश लिखता हूँ और इसके बाद लिखते हैं डॉटेड और लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं डबल। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टाइल है ये टॉप के लिए, ये राइट के लिए और ये फिर बॉटम और ये फिर लेफ्ट। तो आप कुछ इस तरह से इसे समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कंटेनर है, तो जब भी हम वैल्यूज़ अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टार्ट टॉप से ले सकते हैं। तो टॉप से स्टार्ट ले लो, फिर राइट की तरफ चले जाना है, फिर बॉटम की तरफ चले जाना है और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टॉप को वैल्यू देते हो और राइट को वैल्यू देते हो, बॉटम को वैल्यू देते हो और लेफ्ट को वैल्यू नहीं देते, मान लो ये वाली वैल्यू हम डिलीट करते, ये वैल्यू डिलीट करने से राइट अपनी वैल्यू लेफ्ट के साथ शेयर कर लेगा। पर मान लो अगर ये वैल्यू भी हम डिलीट करते तो फिर जो टॉप है वो अपनी जो वैल्यू है वो शेयर कर लेगा बॉटम के साथ। तो आप कुछ इस तरह से ये मैप अपने दिमाग में रख सकते हो और जब भी आप शॉर्ट हैंड वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट वैल्यू को आप टॉप के लिए समझना, सेकंड वैल्यू को राइट के लिए, थर्ड वैल्यू को बॉटम के लिए और फोर्थ वैल्यू को आप लेफ्ट के लिए याद रख सकते हैं। फिलहाल हम कलर्स को भी इसी तरह सेम अलग अलग साइड पे अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये रेड है, नेक्स्ट लगाते हैं ग्रीन, फिर लगाते हैं येलो, येलो ग्रीन और लास्ट यहाँ पे लगा लेते हैं ब्लैक। अब यहाँ पे हर एक साइड से आपको स्टाइल में भी अलग अलग बॉर्डर्स, विड्थ में भी अलग अलग बॉर्डर्स और इवन यहाँ पे कलर्स में भी अलग अलग बॉर्डर्स मिल रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कोड को सिंपल रखते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ 10 px और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड को रहने देंगे और यहाँ पे इतने सारे कलर्स की बजाय हम एक ही कलर को यहाँ पे रहने देंगे। तो एक सिंपल सा बॉर्डर यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10 px और 20 px तो वापस वही सेम चीज़ आप याद रख सकते हैं कि आपके पास ये बॉक्स था, आपने सिर्फ टॉप का बॉर्डर बताया और राइट का बॉर्डर बताया, बॉटम और लेफ्ट रह चुका है तो राइट अपनी वैल्यू शेयर करेगा लेफ्ट के साथ और टॉप अपनी जो वैल्यू है वो शेयर करेगा बॉटम के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉटम होगा वो भी 10 px का होगा और जो लेफ्ट होगा वो 20 px का होगा। तो दो साइड्स आपको एक जैसे दिखने वाले। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से पेयर्स बना सकते हो, जोड़ी बना सकते हो। अगर आप थर्ड वैल्यू यहाँ पे बताते हो जो कि बॉटम का रहने वाला, तो 30 px हमने बता दिया। तो कुछ इस तरह से इस बॉक्स को वापस आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले 10 px टॉप को मिला और फिर 20 px यहाँ पे राइट को मिला और 30 px बॉटम को मिला। अब रहेगा यहाँ पे लेफ्ट, तो लेफ्ट के पास वैल्यू ना होने की वजह से राइट अपनी जो वैल्यू है वो शेयर कर लेगा लेफ्ट के साथ। तो हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों एक जैसे बॉर्डर्स के विड्थ के साथ दिख रहे होंगे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम किसी एलिमेंट पे सिर्फ एक ही साइड से बॉर्डर अप्लाई करना चाहते, तो इसके लिए फिर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से शॉर्ट हैंड लिख रहे होते, जैसे कि आपने यहाँ पे देखें। तो अगर मुझे एक सिंगल एंगल से इस वाले ड्यूव पे बॉर्डर अप्लाई करने हैं तो इसके लिए हम उस स्पेसिफिक साइड के लिए बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लें मुझे सिर्फ लेफ्ट के बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर और लेफ्ट और सबसे पहले वैल्यू विड्थ के लिए होगा तो 10 px मैंने रखा और फिर होगा यहाँ पे स्टाइल, तो स्टाइल में यहाँ पे सॉलिड रख रहा हूँ और लास्ट में कलर, और कलर हम यहाँ पे रेड रखते हैं। अब वेबसाइट पे जाके एलिमेंट को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे बॉर्डर हमें मिल जाएगा। वैसे डिफ़ॉल्ट कलर बॉर्डर के ब्लैक होते हैं, अगर हम कलर नहीं बताते तो कलर वहाँ पे हमें बॉर्डर का ब्लैक मिल जाता। और अगर हमने इस बटन के लेफ्ट साइड पे सिर्फ बॉर्डर लगाने या किसी एलिमेंट के जैसे कि H1 है तो हम यहाँ पे ये वैल्यू ख़त्म करते, या तो इसे Ctrl+X कट करके यहाँ पे इंसर्ट करते H1 को और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये H1 पे लगा के हम अनकमेंट करते इसे और यहाँ पे H1 के सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और अगर हमें राइट साइड पे भी इसे बॉर्डर देना हो तो इसके लिए इसी का डुप्लीकेट लेके
बॉर्डर लेफ़्ट की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं राइट, और अब वेबसाइट पे जाके वापस देखते हैं तो लेफ़्ट और राइट हमें यहाँ पे बॉर्डर्स मिल जाएंगे H1 के लिए। नेक्स्ट समझते हैं आउटलाइन को, और आउटलाइन भी बिल्कुल बॉर्डर की तरह ही वैल्यूज़ ले रहा होता, पर आउटलाइन और बॉर्डर में फ़र्क होता कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते तो यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो उस एलिमेंट को ट्रीट करता है एक बॉक्स की तरह। अब उस बॉक्स के पास मल्टीपल टाइप के लेयर्स होते हैं, आगे हम समझ लेंगे। फिलहाल उसमें से एक लेयर होता है बॉर्डर का, तो इसका मतलब एलिमेंट के यहाँ पे बॉक्स के इनसाइड ही बॉर्डर के लिए जगह होता है, पर अगर आप बॉर्डर उसे देते हैं नहीं देते तो बॉर्डर का खुद का प्लेस होता है और जगह होता। पर जब हम आउटलाइन अप्लाई करते तो आउटलाइन सिर्फ और सिर्फ हमें दिखते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, तो बॉर्डर के जस्ट बाहर यहाँ पे आउटलाइन अप्लाई हो जाते, पर आउटलाइन आपके एलिमेंट के बॉक्स में से विड्थ नहीं लेता, ना ही जगह लेता है। पर आउटलाइन का स्क्रीन के ऊपर या तो एलिमेंट के बॉक्स के इनसाइड कोई जगह नहीं होता, पर सिर्फ और सिर्फ वो हमें दिख रहा होता। तो हम आउटलाइन को बॉर्डर के करीब लेके आ सकते हैं, बॉर्डर से दूर लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए कोड की तरफ वापस जाते और यहाँ पे H1 को हम ख़त्म करते, और जो पुराना कोड था यहाँ पे जो पड़ा था उसे हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। आउटलाइन को भी हम यहाँ पे शॉर्ट एंड फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, 10px सॉलिड और रेड, ये रेड कलर के हम बॉर्डर अप्लाई कर चुके हैं इस एलिमेंट पे। अब इसके बाद हमने आउटलाइन अप्लाई करना है, तो आउटलाइन जस्ट बॉर्डर के बाद स्टार्ट हो जाते हैं और बॉर्डर से बाहर रहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट का हिस्सा नहीं होता और कंटेंट का जो बॉक्स है वो बॉर्डर पे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि एक कंट्री के बॉर्डर्स होते हैं और कंट्री उस बॉर्डर के बाद ख़त्म हो जाता है, दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है। सेम इसी तरह बॉर्डर पे आपके एलिमेंट का जो बॉक्स है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाहर अगर आपको आउटलाइन दिखाना है तो दिखा सकते हो, पर वो बॉक्स का हिस्सा नहीं होता। आउटलाइन लगाने के लिए हम यहाँ पे आउटलाइन जैसे प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो लिखते हैं आउटलाइन, और आउटलाइन जो प्रॉपर्टी है ये शॉर्ट हैंड होता है आउटलाइन विड्थ का, आउटलाइन कलर का और आउटलाइन स्टाइल का। तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स भी दिखाया जा रहा होगा कि सिंटैक्स इसका रहेगा आउटलाइन विड्थ पहले होगा, फिर आउटलाइन स्टाइल होगा और लास्ट में आउटलाइन कलर। मतलब जैसे आपने बॉर्डर को देखा सेम इसी तरह आप आउटलाइन को अप्लाई कर रहे होते हो। तो यहाँ पे शॉर्ट जो प्रॉपर्टी होगी इसका वही सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसे वैल्यूज़ देते हैं, जैसे कि 10px, स्टाइल होगा सॉलिड, और लास्ट में कलर, अगर कलर नहीं रखते तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसे ब्लैक मिलेगा। सेम इसी तरह अगर बॉर्डर को हम कलर नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर को भी कलर ब्लैक मिलेगा। तो हम यहाँ पे कलर को रहने देंगे और चले जाते हैं रिज़ल्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें दो लेयर्स के बॉर्डर्स दिख रहे होंगे, पर हाँ हमें पता है कि एक बॉर्डर है और दूसरा आउटलाइन। आउटलाइन को कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं जैसे कि लाइट होती है, पर आप लाइट के थ्रू बहुत दूर तक देख सकते हो, पर कभी भी वो लाइट उतना जगह लेता नहीं है। तो लाइट सिर्फ दिखता है पर जगह नहीं लेता, सेम इसी तरह आउटलाइन सिर्फ दिखता है पर जगह नहीं लेता वेबसाइट के ऊपर या तो एलिमेंट के बॉक्स के इनसाइड। अब सबसे पहले हमने अगर आउटलाइन को दूर करना है बॉर्डर से तो इसके लिए नया प्रॉपर्टी होगा, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम आउटलाइन ऑफसेट, और इसमें हम यहाँ पे 10px वैल्यू दे देते हैं इसे। 10px हम कह रहे हैं कि बॉर्डर आउटलाइन को 10 पिक्सल्स दूर कर लो, या तो हम कह रहे हैं कि आउटलाइन खुद को बॉर्डर से 10 पिक्सल्स दूर कर लो। तो यहाँ पे आउटलाइन 10 पिक्सल्स दूर हो गए और ऊपर लेफ्ट और राइट की जो आउटलाइन है वो गायब हो चुकी है, क्योंकि जगह नहीं था तो वो स्क्रीन से बाहर निकल गए। अब अगर हमें उन्हें दिखाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे HTML का बॉडी है उसे टारगेट करते, और इसे यहाँ पे हम देंगे पैडिंग, और पैडिंग हम यहाँ पे रखते हैं 3 रिम। पैडिंग 3 रिम जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये HTML एंड CSS पार्ट 2 का हिस्सा है, उसमें हम ये चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे वापस चले जाते हैं वेबसाइट की तरफ, तो हमें यहाँ पे आउटलाइन और बॉर्डर दोनों दिख रहे होंगे। अब अगर हमें आउटलाइन करीब लेके आना हो बॉर्डर का तो हम यहाँ पे या तो ये वैल्यू हटा सकते, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो कुछ इस तरह से आउटलाइन करीब आ जाएगा बॉर्डर का। और अगर हम यहाँ पे माइनस में वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा -10px, तो आउटलाइन यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर आ चुका है। और अगर हमने मज़ीद इसे करीब लेके आना है तो यहाँ पे लिखेंगे 20px, तो 20px से हम आउटलाइन को और करीब लेके आ चुके हैं कंटेंट का। अगर आप बॉर्डर को दूर और करीब लेके आना चाहते हैं कंटेंट का तो उसके लिए हमें पैडिंग पता होना चाहिए, और पैडिंग हमारे HTML एंड CSS पार्ट 2 का हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है कि आउटलाइन को सिर्फ आप यहाँ पे सॉलिड स्टाइल दे सकते हो, जिस टाइप के आप बॉर्डर्स को स्टाइल दे रहे थे सेम इसी तरह के स्टाइल्स आप आउटलाइन को भी दे सकते हैं। जैसे कि सॉलिड की जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे डॉटेड, तो अब यहाँ पे आउटलाइन डॉटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसे वापस बॉक्स से बाहर और बॉर्डर के जस्ट बाद दिखाना है तो हम यहाँ पे ऑफसेट को ख़त्म करते। ऑफसेट को ख़त्म करने से ये बॉर्डर के जस्ट बाहर हमें दिख रहा होगा, और अगर हम बॉर्डर को ख़त्म करते हैं तो बॉर्डर की जगह पे आपको आउटलाइन मिल जाएंगे। पर इन फ्यूचर जैसे ही आप बॉर्डर्स को अप्लाई करोगे तो बॉर्डर्स यहाँ पे पुश कर लेता है आउटलाइन को बाहर की तरफ, और यहाँ पे जिस वक्त आपको आउटलाइन दिख रहा है इसकी जगह पे बॉर्डर्स आ जाते हैं। फिलहाल कोड को सिंपल रखते हुए हम यहाँ पे आउटलाइन को ख़त्म करके इसकी जगह पे यहाँ पे वापस हम बॉर्डर लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर और यहाँ पे 10px सॉलिड और रेड। अब ऐसे बॉक्सेस भी होते हैं जहाँ पे ये कॉर्नर्स इतने शार्प नहीं होते,
इन कॉर्नर्स को अगर आप राउंड करना चाहते हो, जैसे कि आपके पास ये सर्कल होता है, आप चाहते हो कि ये कॉर्नर मुझे सर्कल में कन्वर्ट करना है या तो राउंड करने हैं कुछ इस टाइप के, तो इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस जैसा प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। तो ये बॉर्डर रेडियस ये शॉर्ट एंड होता है 4 अलग अलग कॉर्नर्स का। जैसे कि ये रहा बॉक्स, इस बॉक्स में एक कॉर्नर ये रहेगा जो कि टॉप लेफ्ट साइड पे है, दूसरा कॉर्नर ये रहेगा जो कि टॉप राइट, और ये तीसरा कॉर्नर जो कि बॉटम राइट, और ये होगा फोर्थ कॉर्नर जो कि बॉटम लेफ्ट पे आ रहा है। अब अगर हम बॉर्डर रेडियस लिखते हैं तो बॉर्डर रेडियस मतलब कि हम चारों कॉर्नर्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 20 px। अब ये 20 px का मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर पॉइंट यहाँ पे सेंटर में था तो हम कहेंगे कि इस लाइन का अगर ये सेंटर पॉइंट है तो 50% ये साइड रहेगा और 50% ये साइड रहेगा, तो मतलब इसको ओरिजिन की तरफ मान सकते। अगर हम ये पॉइंट उठा के कुछ इस तरह से इस कॉर्नर पे लेके आ जाते तो इसका 50% टॉप वाले लाइन से आएगा और 50% यहाँ पे लेफ्ट वाले लाइन से आएगा। तो अगर हमने यहाँ पे 20 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर लिया तो ये कॉर्नर जब राउंड होगा तो ये 10 पिक्सल्स यहाँ पे टॉप की तरफ से राउंड होगा और 10 पिक्सल्स यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से ये राउंड होगा। अब यहाँ पे चारों साइडों को हमने राउंड कर लिया बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स लगा के, और यहाँ पे जो बॉक्स के कॉर्नर है वो इस वक्त हमें राउंड मिल रहे हैं। अब मान लें रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से आ जाती है जहाँ पे सिर्फ एक ही कॉर्नर पे बॉर्डर रेडियस अप्लाइड है, बाकी 3 कॉर्नर्स नॉर्मल दिखते, तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से भी प्रॉपर्टीज लगा सकते। ये शॉर्ट हैंड है बॉर्डर रेडियस, मैंने टॉप लिखा तो ये बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, और सेम इसी तरह इसके डुप्लीकेट्स उठाते और नेक्स्ट यहाँ पे 2 राइट होते और 2 लेफ्ट होंगे। जैसे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स में यहाँ पे ये कॉर्नर लेफ्ट में आ जाता, ये कॉर्नर लेफ्ट में आ जाता और ये 2 कॉर्नर जो है वो राइट में आ जाते। अच्छा, अब जो 2 कॉर्नर्स है जो कि इस वक्त लेफ्ट में एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, एक टॉप की तरफ आ रहा है और दूसरा बॉटम की तरफ, तो इसमें बॉटम नहीं है तो एक राइट में बॉटम आ जाएगा और एक लेफ्ट में बॉटम आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 दफ़ा बॉटम को भी लगा लेते हैं। तो अगर मान लें ये वाला कॉर्नर हमें राउंड करना है, बाकी 3 कॉर्नर्स को हमने रहने देना, तो ये होगा टॉप और लेफ्ट। तो अगर ये कॉर्नर हमें टारगेट करना है तो टॉप लेफ्ट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी, और अगर ये वाला कॉर्नर हमने टारगेट करना है तो ये रहेगा टॉप राइट, तो टॉप राइट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी, और अगर ये कॉर्नर हमने टारगेट करना है तो ये होगा बॉटम राइट, तो बॉटम राइट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी, और अगर ये कॉर्नर होगा तो ये बनेगा बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट के लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी टारगेट कर सकते हैं। पर ये आप खुद से टेस्ट कर लेना, फिलहाल मैं इनको हटा लेता हूँ, हम यहाँ पे शॉर्ट एंड पे फोकस करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 20 px लिखा तो हर एक साइड पे 20 पिक्सल्स के बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएंगे, और अगर हम यहाँ पे इसे एक और वैल्यू देते हैं जैसे कि 50 px, तो उसी तरह सेम ही जैसे कि इस कॉर्नर पे आपने बॉर्डर लगा लिया तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होती है, फिर कुछ इस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा होता और वापस यहाँ पे आ जाता, तो दूसरी वैल्यू इस कॉर्नर का होगा, तीसरी वैल्यू इस कॉर्नर का होगा और फोर्थ वैल्यू इस कॉर्नर का होगा। तो अगर हम लिखते हैं 20 px और फिर 50 px तो इसका मतलब इस कॉर्नर को आपने 20 px दे दिया और इस कॉर्नर को आपने 50 px दे दिया, मतलब 50 पिक्सल ये राउंड कर लिया, 20 पिक्सल ये राउंड कर लिया, बच गए यहाँ पे ये 2 कॉर्नर्स। तो ये वाला जो साइड है ये अपना जो वैल्यू है अपोजिट साइड के साथ शेयर कर लेगा और ये अपनी वैल्यू अपोजिट साइड के साथ शेयर कर लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है और ये वाला जो कॉर्नर है ये हमें एक जैसे, और ये कॉर्नर एक जैसे हमें दिखने वाला। तो रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी साइडों पे मुझे बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही कॉर्नर पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 px। मान लो आपको जितने भी बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है वो आपने अप्लाई कर लिया, बाकी 3 साइड्स के लिए हम 0 0 0 लगा सकते हैं। अब वापस यहाँ पे रिजल्ट देखते तो हमें यहाँ पे इस वाले शेप का 3 कॉर्नर्स शार्प और एक कॉर्नर यहाँ पे राउंडेड दिख रहा होगा। तो जब भी हमें कुछ इस टाइप का राउंड कॉर्नर्स चाहिए होंगे तो इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस का सिंपल काम है कि कॉर्नर्स को राउंड करना, और ये अलग अलग टाइप की इसके वैल्यूज़ होंगे। तो आपको जो भी कॉर्नर इसमें राउंड करना है सिंपल आप उस वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्या हो अगर हमने बॉर्डर रेडियस के थ्रू कोई सर्कल क्रिएट करना है, और सर्कल के लिए भी यही बॉर्डर रेडियस का ही यूज़ किया जाता। अब सर्कल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कोड की तरफ आ जाते और यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और इस डिव को हम यहाँ पे क्लास देते हैं, और क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रखा box1 और ये रहेगा हमारा box2। तो इसको क्लास दे के यहाँ पे box2 और नेक्स्ट एक और बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करते, इसको नाम देते हैं यहाँ पे box0। अब यहाँ पे box0 और box1 को हमने टारगेट करना है, तो चले जाते हैं यहाँ पे स्टाइल शीट की तरफ। सबसे पहले इसे यहाँ पे बनाते हैं box2 और स्टार्ट में डॉट लगाते हैं क्योंकि डॉट ही निशानदेही होती है क्लासेस की। तो अब यहाँ पे हमें सेम शेप दिख रहा होगा।
अब यहाँ पे स्टार्ट में क्योंकि बाकी बॉक्सेस हमने टॉप पे क्रिएट किए हैं तो उनका कोड बनता है टॉप पे, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट बॉक्स 0। अब इस बॉक्स को हमने कन्वर्ट करना है सर्कल में और इसे सर्कल के फॉर्म में वेबसाइट के ऊपर दिखाना है, तो इसके पास विड्थ और हाइट वो भी सेम होना चाहिए। इस बॉक्स का कोई विड्थ और हाइट नहीं है तो इसे विड्थ देते हैं। विड्थ मैंने लिखा 300 px, हाइट यहाँ पे रखते 300 px। उसके जस्ट बाद यहाँ पे इसे बैकग्राउंड देते और बैकग्राउंड का कलर हमने यहाँ पे इसे दिया रेड कलर। अब मान लें बैकग्राउंड की जगह पे हम बॉर्डर लगाते तो बॉर्डर यहाँ पे 5 px सॉलिड और यहाँ पे रेड करते इसे। चले जाते हैं यहाँ पे रिजल्ट की तरफ, तो हमें यहाँ पे एक कंटेनर दिख रहा होगा। अब इस कंटेनर को सेंटर दिखाने के लिए हम इसे कहेंगे कि आप अपना जो मार्जिन है वो ऑटो कर लो। मार्जिन ऑटो से ये सेंटर दिखेगा हमें। अब इसे राउंड दिखाने के लिए सबसे पहले आप एक बेसिक सा कैलकुलेशन कर ले। यहाँ पे विड्थ और हाइट में से हमने किसी एक वैल्यू को टारगेट करना है। अगर विड्थ और हाइट सेम हो, हम सिर्फ उस शेप को सर्कल कर सकते हैं जिसका विड्थ और हाइट सेम हो। अब मान लें ये वाला जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स 2 आ रहा है, क्या इसका विड्थ और हाइट सेम है? बिल्कुल नहीं, इसका विड्थ बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है पर हाइट कम आ रहा है। क्या हम इसे सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं, पर ये सर्कल नहीं बनेगा, ये एलिप्स बनेगा क्योंकि इसका विड्थ और हाइट सेम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कह दूँ कि बॉर्डर रेडियस उठा लें और बॉर्डर रेडियस इस पर अप्लाई करते हैं यहाँ पे 100%, और अब वापस रिजल्ट देखते हैं तो देख लो यहाँ पे एक एलिप्स टाइप यहाँ पे शेप बन चुका है, पर ये सर्कल नहीं। हम सिर्फ सर्कल में उस कंटेनर को कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका विड्थ और हाइट सेम हो। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में इस वाले कंटेनर को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे टॉप पे जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लगाई ये हमारे HTML एंड CSS पार्ट 2 के टॉपिक से, तो आप HTML एंड CSS के पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लगाते हैं इस पर बॉर्डर रेडियस। अब मान लें मुझे 2 साइड्स अलग दिखाने हैं, 2 साइड्स अलग दिखाने हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 px और फिर लिखते हैं 50 px। तो कुछ इस टाइप का ये शेप क्रिएट हो जाएगा, एक यूनिक सा शेप आ रहा होगा। और मान ली इसे मुझे सर्कल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक बेसिक सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। विड्थ और हाइट में से किसी एक प्रॉपर्टी को हमने टारगेट करना और उसकी जो भी वैल्यू होगी उसे हमने 2 पे डिवाइड करना है। जैसे कि ये 300 px है, 300 px को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 पे, तो ये बन जाएगा 150। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150 px तो इससे सर्कल क्रिएट हो जाएगी। पर मान लें इन फ्यूचर अगर हम यहाँ पे चेंज करते इसका विड्थ और हाइट, जैसे कि 400 px मैंने कर लिया, क्या अब भी ये सर्कल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाफ वैल्यू लिखनी थी पर अब ये तो बढ़ चुकी है, तो इसका जो हाफ है वो 200 px है। तो क्या यहाँ पे 150 से ये सर्कल होगा? रिजल्ट देखते तो देख लो ये राउंडेड कॉर्नर के साथ आ रहा है पर सर्कल नहीं है। अब इसे वापस सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने 200 px लिखना होगा। अब इन फ्यूचर वापस अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे भी आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि जब भी विड्थ और हाइट हम चेंज कर लें या जो भी विड्थ और हाइट रखे पर हमेशा हमें यहाँ पे सर्कल ही मिले, तो यहाँ पे px की जगह पे जो कि एब्सोल्यूट यूनिट है इसकी जगह पे हम रिलेटिव यूनिट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज हमने यहाँ पे लिखा 50%। 50% का मतलब यहाँ पे वही सेम, जैसे कि हमें हाफ वैल्यू या तो विड्थ में से या तो हाइट में से चाहिए था, तो अगर हम बॉर्डर रेडियस 50% लिखते हैं तो इसका मतलब भी वही हाफ ही होता है। वो हाफ चाहे 300 का हो, चाहे 400 का हो, चाहे 500 का हो, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट में कोई भी वैल्यू आएगी हमेशा ये हाफ ही बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर रहा होता। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% अप्लाई करने से हमें यहाँ पे एक सर्कल मिल रहा होगा। अगर आपने और भी सेफ सर्कल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे परसेंटेज मज़ीद बढ़ा सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे 100% भी लिख सकते हैं। 100% अप्लाई करने से अब भी ये वाला जो शेप है ये हमें सर्कल में कन्वर्ट होते मिलेगा। तो जब भी आपको सर्कल क्रिएट करना है तो सर्कल के लिए हमेशा या तो 50%, पर अगर आपने मज़ीद सेफ जाना है तो 100% जैसे वैल्यू बॉर्डर रेडियस में यूज़ कर सकते हो। और अगर हमने इससे भी कॉम्प्लेक्स शेप बनाने हो, जैसे कि स्टार्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं वगैरह, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये वाले लिंक पे आना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में हर दिन मिलता जा रहा है और ये आपके लिए ही बनाया गया है, ये इसी सीरीज़ का हिस्सा है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे आएंगे यहाँ पे नीचे आके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर्स एंड आउटलाइन नाम का, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखोगे रिसोर्सेज में आपको डिफरेंट टाइप के लिंक्स मिलेंगे। 11 टाइप के लिंक्स है, अगर हर एक रिसोर्सेज पे और हर एक लिंक को अगर आप 10 से 20 मिनट देंगे तो इजीली आप शेप्स का मास्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे हमें एक टूल मिलेगा CSS शेप, बाकियों को भी आप खुद से चेकआउट कर ले। फिलहाल यहाँ पे जो 3rd नंबर पे हमें लिंक दिख रहा होगा इस पर हम क्लिक करते हैं रिसोर्सेज में से। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कितने टाइप की यहाँ पे हमें शेप्स मिल रहे हैं। अब हर शेप के लिए हम खुद से तो कोड करेंगे नहीं, रेडीमेड हमें यहाँ पे शेप्स मिल रहे हैं, हमें सिर्फ इसका कोड कॉपी पेस्ट करना है। किसी डेवलपर ने पहले से ख्वारी किया है, यहाँ पे मेहनत किया है, हमने सिर्फ उसकी मेहनत को यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए ये बैटमैन वाला शेप मुझे चाहिए, इस पर क्लिक करते
क्लिक करने के बाद इसका यहाँ पे हमें कोड मिल जाएगा। इस कोड को हम यहाँ पे करते कॉपी करने के बाद वापस चले जाना है हमने CSS की तरफ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना है और उसको ये वाली क्लास देना है जिसका नाम है बैटमैन। तो ये वाली जो क्लास है ये बॉक्स 1 पे हम लगाते हैं, तो इसका नाम रखते हैं बैटमैन और वापस चले जाते हैं रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पे बैटमैन वाला शेप हमें मिल रहा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेप है, हम यहाँ पे पीछे चले जाते हैं। जैसे कि मान लें मुझे एक कॉल आउट जैसा कोई शेप क्रिएट करना है जो कि हमें यहाँ पे मैसेज के फॉर्म में दिख रहा होगा और ये चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। जैसे कि VS कोड के किसी आइकन पे आप होवर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये कॉल आउट या तो मैसेज टाइप जो आपको आइकन दिख रहा है, इस टाइप के शेप्स को भी क्रिएट करने के लिए हम इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लें हमने ये वाला रिबन वाला शेप यूज़ करना है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें से जो भी रिबन, अब रिबन आपने कार्ड्स में बहुत सारे देखे होंगे इस टाइप के रिबन जिसमें सेल लगाया हुआ होता है या तो प्राइस वगैरह दिखाने के लिए इस टाइप के रिबन्स कार्ड्स के साथ यूज़ किए जाते, तो आप इजीली इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लें मुझे ये वाला रिबन पसंद आता तो इस रिबन का जो CSS इसे कॉपी करते, कॉपी करने के बाद आके वापस अपने स्टाइल शीट की तरफ यहाँ पे इसे पेस्ट करते। हमने एक और डिव बनाना है और उसको क्लास देना है रिबन नाम का। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे क्रिएट करते एक डिव और उसको हम क्लास देते हैं रिबन नाम का। तो यहाँ पे लिखते हैं रिबन। वापस चले जाते हैं यहाँ पे वेबसाइट की तरफ और रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें रिबन दिख रहा होगा। अब ये रिबन यहाँ पे कोलैप्स पड़ा है, मतलब ठीक से नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे इसमें कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि नसीब कोड स्टूडियो मैंने यहाँ पे लिखा और वापस आप सेम रिबन को देखते तो रिबन सेम स्टाइल के साथ हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के आपको रिबन्स मिल जाते हैं, आप रिबन्स को यहाँ से उठा सकते हो। और अगर हम वापस पीछे चले जाते और अगर आपने यहाँ पे कॉल आउट्स जैसा कुछ दिखाना है तो यहाँ पे टूल टिप और स्पीच बबल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल टिप और स्पीच बबल हमें मिल जाएंगे और इसके यहाँ पे जो डॉट है और जो पॉइंट है इसे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन यहाँ पे कुछ शेप सपोर्ट करते हैं, कुछ शेप्स नहीं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर ले, जो भी टूल टिप और बबल आपको यहाँ पे इनमें से पसंद आता स्पीच बबल, उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लें मुझे ये वाला यूज़ करना है तो इसका जो CSS इसे कॉपी कर दे, कॉपी करने के बाद स्टाइल शीट यहाँ पे इसे पेस्ट करते, पेस्ट करने के बाद इसका नाम है टूल टिप, Ctrl+C इसे कॉपी करके यहाँ पे हमने डॉट के साथ वो वाली जो टूल टिप क्लास है इसे पेस्ट करके इंटर करते तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिव ही मिलेगा। और ये चीज़ हमने अच्छे से अपने जेन कोडिंग में पढ़ रखा है कि इसका मतलब क्या था, जो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का लिख रहा हूँ। फिर इंटर करते और वापस चले जाते हैं यहाँ पे अपने वेबसाइट की तरफ, तो हमें ये वाली शेप मिल रही होगी। अब इन शेप्स को हमने एक दूसरे से दूर करना है, गैप चाहिए, तो इसके लिए हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें हमारा HTML एंड CSS पार्ट 2 का हिस्सा है। फिलहाल इनके बीच में हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि यू आर लर्निंग HTML CSS पार्ट 1 फ्रॉम नसीब कोड स्टूडियो और डॉट डॉट डॉट। अब चले जाते हैं वापस वेबसाइट की तरफ, तो ये शेप हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिखा रहा होगा, स्पीच टेक्स्ट। तो कुछ इस तरह से इजीली आप शेप्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्या आप इतना सारा कोड खुद से लिख ले। तो उम्मीद करता हूँ आप रिसोर्सेज को विजिट करके इन शेप्स को यहाँ पे मास्टर करेंगे। अगर आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज करना है, क्योंकि कोडिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इन शेप्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉक्स शेडो।